तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तरणकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे आयोजक, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण सबकी तरफ से सत सत नमन करता हूँ और याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। तो इसमें ये जो है फाइव फोल्ड नियम, कॉस्मिक ऑर्डर, ये जो सृष्टि सृष्टि का जो नियम है, कॉस्मिक ऑर्डर, यूनिवर्सल जो एक सिस्टम है, ये कैसे चलता है, इसमें आगे जो धम्म नियम है इसका, ये पांच हैं। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया था कि ये लोक कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये लोक जो है पांच नियमों से चलता है। पांच नियम है जिससे संचालित होता है ये लोक। और इसको मैं पढ़ रहा था, इसका इन नियमों का तो इतना बड़ा महत्व है, इसमें सब कुछ है। उन्होंने कहा पांच नियमों से लोक चलता है, जिन्हें कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं। पहला है उतु नियम। उतु नियम है द कैलोरिक ऑर्डर, जिसे ऋतु नियम भी कहते हैं। उतु पाली में ऋतु, और कैलोरिक ऑर्डर, उतु नियम। दूसरा है बीज नियम, बीज नियम से चलता है। और तीसरा है कम्म नियम, जो हमारा कर्म का नियम है। बीज नियम है दूसरा, जो उसका जर्मिनल ऑर्डर है बीज नियम का। तीसरा कम नियम है, जो कर्म हम करते हैं। चौथा है चित्त नियम, जो हमारा चित्त नियम है, जो हमारा माइंड है, वही सुप्रीम है, चेतना ही सुप्रीम है। पांचवा धम्म नियम, नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस, नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस, ये धम्म नियम। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो भी बोधिसत्व वो बुद्ध बनता है, जो भी बोधिसत्व बुद्ध बनता है, वो इन पांच नियमों को जब समझ लेता है तभी उसको सम्यक संबोधि प्राप्त होती है। इन पांच नियम में टोटल सब कुछ है, तभी उसको सम्यक संबोधि प्राप्त होती है। अटेनमेंट ऑफ द बोधि, दीज लॉ ब्रिंग अबाउट द अटेनमेंट ऑफ द बोधि बाय द ग्रेट बोधिसत्व। इन्होंने 10 पारमिताएं पूरी कर लेते हैं वो, और इतना त्याग करते हैं। और वहां जहाँ जो वज्रासन है बोधि वृक्ष के नीचे, वहां बैठकर संघर्ष करते हैं। और वहाँ जो कॉजेलिटी है, जो हमारा मतलब यह है अराइजिंग और डिजोल्विंग, ये जो संसार का नियम है, तीन बात है कि उसका उदय होता है, थोड़ी देर ठहरता है, फिर वो भंग हो जाता है। ये लोक का स्वभाव है। यहाँ कुछ भी चीज एक क्षण के लिए भी, एक सब मोमेंट के भी, मिलियंथ पार्ट के लिए भी एक जैसी नहीं रहती। इतने मिनिस्कुल पार्ट में भी, माइन्यूट पीरियड में भी वो अंडर चेंज रहती है। वो कभी भी उसमें स्थायित्व नहीं होता। वो प्रोसेस है चेंज का, दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल चेंज। ये चलता रहता है, ये अनवरत है, इसे कोई रोक नहीं सकता।
ये कॉस्मिक ऑर्डर है। और इसी में आदमी जो अराइजिंग है, स्टेइंग है और डिजोल्विंग है। उत्पाद, स्थिति, भंग, ये तीनों स्थितियों से हम गुजरते रहते हैं। ये सारा लोग, चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, सजीव हो या फिर निर्जीव हो, ये लोक का स्वभाव। तो ये चलता रहता है इसमें। और ये जो हमारे जेनेसिस और हमारा जो लिखा है इसमें, जो कंसंट्रेशन, कंट्रोल द रेस्पिरेशन, जब सांस की प्रक्रिया है। द जेनेसिस, उत्पत्ति है। एंड इवेनिसेंस ऑफ द फाइव एग्रीगेट, जो हमारे पांचों, जो ये हमारे तत्व हैं, फाइव एग्रीगेट जो हमारे हैं, स्कंद हैं, ये हर वक्त इससे आच्छादित रहते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, जिसे हम इंडिविजुअलिटी कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, इनके मिलाने से वो ऑलवेज इस कॉस्मिक ऑर्डर से शासित हैं। इससे Hood. Hence, the such matters are called the things cosmic order of the Buddha for Buddha. Hereby we indicate that not by chance, कोई भी बुद्ध बाई चांस नहीं हो सकता। वो तब तक इन कॉस्मिक ऑर्डर को नहीं जानेगा, तब तक वो सम्यक संबोधि उनको आएगी नहीं। बाई चांस कुछ नहीं है। इट इज नॉट ए सेरेंडिपिटी की जैसे कोई चीज मिल गई और उसको अचानक सब कुछ मिल गया, वो नहीं है। अब ये पांच में उतु नियम, इसमें शुरू में है ऋतु नियम। उतु, इसका मतलब क्या है? उतु नियम इज दैट विच मैनिफेस्ट्स, ब्रिंग फोर्थ, जो उत्पन्न करता है, ब्रिंग फोर्थ, जनरेट्स, व्हाट इज अनजनरेट, जो उत्पन्न नहीं है उसको उत्पन्न करता है। डिवेल्प्स, दैट विच जनरेट, और जो जनरेट हो गया उसको विकसित करता है, डेवलप करता है उसको, उसका आगे आगे प्रगति होती है, विकास होता है। डेवलप दैट विच इज जनरेट, बट व्हाट इज इट, ये है क्या जो ऐसा करता है? इज आफ्टर दिस, विच फैक्टर इज आफ्टर दिस, इसके पीछे कौन है? इट इज द स्पेसिफिक क्वालिटी वी नो एज हीट। देखिए, ये हीट है, जो उष्मा है, गर्मी है, हीट है। द बेयर प्राइमरी क्वालिटी ऑफ फायर, जो हमारा एक महाभूत है, अग्नि महाभूत, उसकी एक क्वालिटी है ये हीट। उसका क्या है? ये आग की क्वालिटी हीट है। उसका स्वाभाविक रूप क्या है? व्हाट डज द फायर गेट फील, उसे हम कैसे फील करते हैं? व्हेन वी फील हीट, जब हमें गर्मी लगती है, तो आग का स्वभाव है कि वो किस प्रोपोर्शन में है। क्वालिटी ऑफ फायर, in this connection let us consider the four great essentials। अब इसी के सापेक्ष, विषय विष्टु दिस, इसी के सापेक्ष चार महाभूत का इन्होंने वर्णन किया है। चार महाभूत आप जानते हैं, पृथ्वी धातु, अपो धातु, और ये जो मतलब हमारी तेजो धातु और वायु धातु, ये चार महाभूत है। हमारा जो ये जो मैटर है, रूप है, रूप है, ये पृथ्वी है, ये सारा ब्रह्मांड है, जितना भी ये सब है, ये इन महाभूतों से आवृत है। हम भी उसका एक बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट।
इसी ब्रह्मांड में हर एक चीज में चार महाभूतों के अलावा इनको छोड़ के या इनके बिना वो हो नहीं सकता, कंप्लीट नहीं है। ईच ऑफ दीज, ये जो तीन, जो एक पृथ्वी धातु हो गई, इसके अलावा जो तीन और हैं, अपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इनका आधार ही पृथ्वी पृथ्वी धातु है। पृथ्वी धातु जो अर्थ एलिमेंट है, जो वो इसका बेसिक फाउंडेशन, इसी ये इसी के साथ ये काम करते हैं। क्योंकि अब इसमें देखिए, पृथ्वी, वी अंडरस्टैंड आइदर द कांस्टेंट, इसका जो पृथ्वी का स्वभाव है विस्तीर्णता है, एक्सटेंशन इसका स्वभाव है, विस्तीर्णता, इट एनलार्जेज, ये विस्तार पाती है। जैसे आप हम सब जब छोटे बच्चे थे, आज हमारा साइज क्या है, तो हमारा जो रूप है, जो पृथ्वी धातु है, जिसमें सारे अपो तेजु वायु समाहित हैं, उसका 1 फीट से 6 फीट हो गया, कोई अपने अपने उसके हिसाब से, कुशल कर्मों के हिसाब से, डीएनए के हिसाब से, कुछ पेरेंटल उसमें जो होता है जेनेटिक ऑर्डर है, साइज अलग अलग है, लेकिन विकास तो हुआ, उतने तो नहीं रह गए। और कुछ बहुत पिग्मी होते हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, अंडर साइज रह जाते हैं। तो इसमें है, अंडरस्टैंड आइदर द कांस्टेंट एक्सटेंडेड एलिमेंट, एडाप्टेबल एंड प्लांट, विच फंक्शन एज द बेसिस ऑफ द अदर थ्री। ये इस तीनों का फंक्शन करता है इसमें, जो अपो है, तेजो है और वायु है, जो गैसियस है, और एयर है। गैस भी उसी में आती है, एयर भी उसी में आती है। फ्लूइड्स, फायर्स, गैसेज, और फिर दूसरा इसका सॉइल है, रॉक। पृथ्वी धातु के जो हैं, कठोरता, सॉलिडिटी और मृदुता, प्लेबिलिटी, वो जैसे हम, ये पृथ्वी है और कहीं बोर करते हैं खेत में या घर में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए, तो बड़ा हार्ड अंदर हमें वो बोर करना पड़ता है। कहीं कहीं बीच में जो प्लेट्स आ जाती हैं, रॉक्स आ जाते हैं, चट्टान आ जाती है, वो हार्ड, वो उस मुश्किल से कटती है वो। और फिर उसके अंदर आप देखेंगे, जैसे जैसे अंदर जाएंगे, फिर बड़ा लिक्विड टाइप का जो आएगा, जो हार्ड नहीं है, वो निकलेगा गारा टाइप का। और फिर वो मिट्टी, जैसे हमने फिर पानी में घुली हुई, वो आने लगती है। फिर समझते हैं कि अब हार्ड रॉक खत्म हो गई, अब पानी आने वाला है, पानी जो ट्यूबवेल का या बोरिंग का। तो ये इसमें दो क्वालिटी है इनकी, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, पृथ्वी धातु की। वो हमारे बॉडी में भी इसी तरह है। हमारी हड्डियां हैं, वो हार्ड है। हमारा जो फ्लैश है, इंटेस्टाइन्स हैं और डेलिकेट पार्ट्स हैं, हार्ट है और हमारे लंग्स हैं, वो बड़े ही मुलायम हैं। लेकिन उनमें भी स्टिफनेस है, ये भी आप देखेंगे। जो हमारी इंटेस्टाइन है, वो इतनी गिली सी लगती है और बड़ी वो लगती है, लेकिन वो एकदम टूट नहीं जाती, एक्सटेंड हो सकती है वो, लेकिन वो आसानी से टूटती नहीं है, उसको काटना ही पड़ता है।
तो जो जहाँ प्लेबिलिटी है वहाँ हार्डनेस भी है उसमें। और जो मैं उदाहरण दे रहा था, मिट्टी बोरिंग करते हैं, वो जो निकलता है, जो फिर वो बहुत ही, मतलब ये पतला कीचड़, उसको सूखने में फिर हार्ड हो जाता है, उसका स्वभाव वो भी है। बाहर जब उसको हम निकाल के फेंकते हैं तो हार्ड हो जाता है वो। तो ये इस तरह का पृथ्वी धातु का स्वभाव है। अरे भगवान बुद्ध की रिसर्च जो है यूनिक है। यहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ साहब भी हैं, और भी सब लोग हैं, इतनी एज हो गई है। जब भी देखिए, भगवान बुद्ध ने पर्यावरण की रक्षा करने का क्यों बार बार कहते थे? उस समय कहते थे जिस समय जंगल जो थे खेती से ज्यादा थे, वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ से ज्यादा था, और इतना घने जंगल थे, फिर भी वो भिक्षुओं को कहते थे पत्ते ना तोड़ो, फूल ना तोड़ो, वृक्ष टहनी ना, ब्रांच ना तोड़ो, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाओ। क्यों कहते थे? वो जानते थे कि जो हमारा लोक है, ये जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जितना भी सेंसिएंट बीइंग्स हैं, एनिमेट वर्ल्ड है, वो सब इन चार महाभूतों पर आधारित है। पृथ्वी धातु, अपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, और वो सब पर्यावरण में वेस्ट करता है सारा का सारा। तो अब जैसे हम हैं, कोई आदमी बीमार हो गया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? पहले इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं उसके, उसके मिनरल्स जिसको कहते हैं, उसको जो मेडिकल पार्लेंस में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, देखते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं, उसमें क्या देखते हैं? सोडियम कितना है, नमक, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, जितने भी हैं वहाँ में, वो सब बना हुआ है एक चार्ट कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो उनका सबका टेस्ट, फिर जहाँ कमी पाई जाती है उसको सप्लीमेंट करते हैं, वो उसको देते हैं उस मरीज को। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो पृथ्वी के अंदर धातु है, अब जहाँ खान है, कोयला निकल रहा है, वहीं नमक भी है, वहीं आयरन ओर भी है, वहाँ कॉपर भी है, वहाँ सिल्वर भी है। जितने बॉडी में खनिज है वही धरती में है, और वही नॉट ओनली इन द अर्थ, पेड़ पत्तों में भी वही है। इसे खाने से आपको ज्यादा आयरन मिलेगा। नारियल पानी पीने से पोटेशियम आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसे करने से सोडियम पूरा हो जाएगा। तो ये जो है, जो मैंने अभी थोड़ा पहले कहा था कि कोई भी बोधिसत्व तभी बुद्ध बनता है, जो लिखा है इसमें किताब में, अभिधम, मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म, वो तभी सम्यक संबोधि को प्राप्त होगा जब उस पूरे ब्रह्मांड का सारे सिस्टम को जानेगा। क्योंकि वो कंप्लीट होते हैं, ओमनिशियंट होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, नोअर ऑफ ऑल्स, अवेकंड वन, पूर्ण रूप से जागृत, इन ऑल रिस्पेक्ट, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकलिटी, मेंटेलिटी, जो भी है, जितनी भी हमारी फैकल्टीज है, वो सबको
पूरी तरह से जानते हैं सम्यक संबुद्ध। इसीलिए सम्यक संबुद्ध का कैरेक्टर ऐसा होता है वो, कि वो संसार में होते हुए भी नहीं है और हैं। तो ये जो है हमारा पृथ्वी धातु में, जो इसका हार्डनेस सॉफ्टनेस, इसमें दोनों है। और इसका विस्तार एक्सटेंशन इसका स्वभाव है। प्लांट है, ये हार्ड है। फंक्शन है द बेसिस ऑफ द अदर, जैसे फ्लूइड्स हैं, फायर्स है, गैस है, चट्टान है। द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है द सैलिएंट मार्क ऑफ बाइंडिंग टुगेदर। अब जो अपो है अब आप देखिए, अपो है पानी, वाटर। इसको हम क्या इस सेंस में लेते हैं कि ये पानी बस हम पीते हैं और हमारे काम आता है जहां जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है? लेकिन जो बुद्ध की जो भाषा है, जो एनालिटिकल, इसका जो डिसेक्शन है, इसका जो जो क्या इसको इसका विभाजन अगर करते हैं, आप हम सब जहां जहां बैठे हैं धम टॉक में, बैठते हैं हर संडे, किसी घर में बैठे हैं, वो घर खड़ा कैसे है? पत्थर है, किसी का ईंट से बना हुआ है, फिर सीमेंट है, पलस्तर है। लेकिन इसका जो है वेयर विथल, जिसको कहते हैं साधन, जिसका जो जिसके साथ होता है, इंटेग्रल पार्ट क्या है इसका? कोहेशन। कोहेशन है जो कोहियर करता है, जोड़ता है, बांधता है, बाइंड्स टुगेदर, कंबाइंस टुगेदर, कीप्स टुगेदर, एडहियर्स टुगेदर। ये पानी ही तो है। जो ईंट बनी है उसमें भी पानी पहले बनाया गया, पानी में मिट्टी मिला के फिर आग में तपा दिया गया। जितना पानी रिक्वायर्ड है ईंट में बना रहा। फिर सीमेंट में पानी है, फिर उसको जब बिल्डिंग बनाते हैं, प्लास्टर करते हैं, पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? मजबूती आएगी, कोहेशन बढ़ेगा, पकड़ बढ़ेगी, ग्रिप बढ़ेगी, ग्रिप, पकड़, ग्रिप, एडहेसिव फोर्स बढ़ेगा। तो जिस बिल्डिंगों के नीचे हम बैठे, जितने इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें कोहेशन किसका है? किसने इकट्ठा बांध रखा है इसको? पानी ने। और फिर आजकल हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है, या हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, या पुरानी जितनी भी हो गई है, उनमें क्या हो रहा है? जो प्लस्तर वो पीलिंग ऑफ हो रहा है, झड़ रहा है। जो ईंट है फिर उसमें से लाल लाल बुरादा सा झड़ रहा है। और फिर उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले या कोई घर में अपने उस पर प्लस्तर करते हैं, वो पकड़ता नहीं है। वो नहीं पकड़ता। आर्कियोलॉजिकल वाले कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें कुछ ऐसा केमिकल बनाते हैं जो उसको पकड़ ले। लेकिन वो भी कितने दिन के लिए? वो कारण क्या है? क्योंकि जो पानी की उसमें जो मूलतः, जो फंडामेंटली जो पानी की मात्रा थी, जिसने उसको कोहियर कर रखा था, बांध रखा था, और उसके स्वरूप को बना रखा था,
वो ड्राई अप हो चुका है। 50 साल, 60 साल, कितने दिन बाद, धीरे धीरे ग्रेजुअली, डिस्पाइट ऑफ अवर रिपेयर, पेंटिंग डेंटिंग के बाद भी वो अंदर अंदर, क्योंकि कोई चीज स्थायी नहीं है, कोई चीज टिकाऊ नहीं है, वो क्षरण हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है। जो पानी अंदर का पूरी तरह से उसका कोहेसिव फोर्स खत्म हो गया, कोहेशन खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग बात है ये। वो अपने आप क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। इट गेट्स सेपरेटेड। फिर उसको जरा सा हाथ लगाने से गिर जाता है वो। पानी नहीं रहा, कोहेशन नहीं रहा, ग्रिप नहीं रही। तो ऐसे हमारा बॉडी है। इसमें जो ग्रिप है, जो हम पानी पीते हैं, हमारा ब्लड है, वो भी लिक्विड है, उसमें भी कोहेशन है। तो इसकी ये जो क्या है इसमें, विस्क्वस पार्ट है इसका, चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा। मतलब ये गमी, जिसको कहते हैं स्टिकी, ग्लूटिनस, विस्कोस पार्ट है इसमें। जो मिल्क बनता है, जैसे ब्लड को देखिए आप, ब्लड की बूंद को ऐसे दो, ऐसे हाथ से करिए ऐसे, उसमें पकड़ लेगा वो चिपकता है ऐसे, पकड़ता है वो, उसमें वो है, उसको पकड़ने की, ग्रिप करने की फोर्स है उसमें। तो ये इस तरह का है। और जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है, हमारा ब्लड भी फिर उस तरह का नहीं रह जाता। क्योंकि 60 साल के ऊपर का जो आदमी होता है, आप जानते हैं, उसका ब्लड नहीं लेते डॉक्टर। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है, तो 60 साल के ऊपर वाले का ब्लड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो वेनिस हो गई है, कंपेरेटिवली, प्रोपोर्शनेटली। इसलिए नहीं लेते। इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि हम नहीं, आपका ब्लड नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें ग्रिप नहीं है, उसमें सारे मिनरल्स नहीं, और जो उसका जो है पावर, उसकी डिसइंटीग्रेट हो गई है। अपो denotes, as has been said, moisture in organic form, such as in the unwithered tree। जैसे हरा पेड़ है, उसे काटते हैं, उसमें से भी जूस निकलता है, उसमें भी फ्लूइड है। और बहुत में तो, कुछ में तो जो वाटरी होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सब में होता है। हम पानी देते हैं पेड़ की जड़ में, वाटरिंग करते हैं, वो कैसे थोड़ी देर में सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। अगर गमले में 2 दिन पानी ना पड़े, तो जब पड़ जाता है तो आधे घंटे में फिर वो अपना बिल्कुल शेप ले लेता है। तो इसमें जो विष, ये जो हमारा अपो धातु है, देखिए ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, इसका कितना जबरदस्त रिसर्च है ये, भगवान बुद्ध की। जो बोटेनिकल कह लीजिए, साइंटिफिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आजकल कितनी ब्रांचेज बना दी अलग अलग, लेकिन बुद्ध ने अकेले ने किस तरह इसको जाना। ना कोई प्रयोगशाला थी, ना कोई उन्होंने परीक्षण किए, ना कोई उन्होंने
किसी चीज को काट कर तोड़ कर जैसे देखा। तो ये जो फ्लूइड है, वाटर्स है, जूसिज है, ये सारे के सारे में क्या है, कोहेशन है। इसीलिए ये जो ब्लड हमारे बॉडी को, हमारी हड्डियों को, हमारी स्किन को चिपका के रखता है। हमारी स्किन के नीचे जो वेन्स हैं और जो सिराएं हैं और जो ब्लड का जो हर जगह प्रेजेंस है, हर जगह प्रेजेंस है। जरा सा कुछ लगते ही ब्लड निकलता है। और जब हम लोग बूढ़े होने लगते हैं तब हमारी जो रिंकल्स आने लगती हैं, तब वहां से वो लूज होने लगता है, क्योंकि ब्लड की जो वो क्वालिटी नहीं रह जाती उसमें। फिर तो ऐसे हिलने लगती है, रिंकल्स हिलने लगती है, गर्दन के नीचे का हिस्सा हिलने लगता है, कान का लोब है ये हिलने लगता है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें फ्लूइड सच एज वाटर यूसेज, अच्छा ये अनड्राइड बॉडी, जैसे हमारा बॉडी है अनड्राइड, ये स्वस्थ है हम, उसमें पूरी पकड़ है, पूरी पकड़ है उसमें। यंग एज में गिर जाता है आदमी, फ्रैक्चर नहीं होता जल्दी से, क्योंकि वहां उसका जो एक डेवलपिंग स्टेज है, ग्रोइंग, डेवलपिंग और फिर डिक्रीजिंग। और जब 60 के ऊपर हो जाता आदमी तो गिर जाता है, तो फ्रैक्चर होने लगता है। और ये फ्रैक्चर भी कहाँ से होता है ये भी बताऊं। इसको कल्प कहा है, कल्प। ये कल्प है। हड्डी, हमारा कैल्शियम, जो बोन्स है हमारी, जब हम पैदा हुए थे, जो टांगों की बोन्स 6 इंच की थी, आज जो कहीं कहीं फिट की है, तो उसमें जो कैल्शियम है, कोई रॉड नहीं डाल दी गई हड्डियों की, ग्रेजुअल डेवलपमेंट उसका हुआ है। एक एक तिल, बूंद बूंद करके कैल्शियम हमारा बॉडी बनाता है। और उसका धीरे धीरे जो सीपेज होता है, रिसाव होता है, वो अपनी जगह सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारा मिनरल। ब्लड में सोडियम भी जाएगा, आयरन भी जाएगा, ये भी जाएगा, हड्डी में उसके जो रिक्वायर्ड है जितना, वहाँ कैल्शियम जाएगा। तो जितना वो कैल्शियम जाएगा तो ज्वाइंट ही तो होगा, वहाँ जुड़ेगा वो जाकर। और फिर इंक्रीज होगी वो उसमें, फिर वो एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। तो ये जो, ये भी लिखा हुआ है इसमें कि जब भी फ्रैक्चर होता है वहीं से होता है जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं। तो इस तरह का ये है। ये जो धातु, अपो धातु, ये जो हमारा जो ऑर्डर है, ये हो गया। अपो का मैंने बताया आपको। अब इसका तेजो है, जो आग है, इसका जो एक्सटेंशन जो है, इसका हीट है, मैंने पहले बता दिया। ये हीट, इससे हीट से पता चलता है कि ये कहीं गर्म चीज है यहाँ। द कांस्टेंट एलिमेंट ऑफ हीट, adaptable and plant such as hot and cold। अब इसमें देखिए हॉट भी है, कोल्ड भी है, जैसे उसमें सॉलिड भी था और लिक्विड भी था पृथ्वी धातु में। और ये जो हमारा अपो धातु था, इसमें भी सॉलिड और लिक्विड है। हम बर्फ जमा लेते हैं फ्रीजर में, वही पानी सोलिडिफाई हो गया, कंडेंस हो गया, और फिर बाहर रख देते हैं उसको थोड़ी देर, वो मेल्ट हो जाता है। तो ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, अपो धातु। इसीलिए जब आइसक्रीम खाते हैं सर्दी में भी लोग, उसमें से धुआं निकलता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही गर्म है। क्योंकि जब इसमें हमने उसको फ्रिज में रखा है, जबरदस्ती किया ना उसके साथ, हमने उस टेम्परेचर पर ले आए जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है।
लेकिन स्वभाव तो उसका हीट है। तो ये बात हो गई। इसमें भी ठंडा गर्म, फ्रिज में से बुखार, हमारा बॉडी, लू चलती है, सर्दियों में ठंड पड़ती है, प्रोपोर्शन बिगड़ता है। उधर हीट है, इधर कोल्ड है, और हमें चाहिए उतना जितना बॉडी का टेम्परेचर है। जब वो बॉडी के टेम्परेचर को से ज्यादा या कम होने लगता है, फिर अनइजीनेस पैदा करता है। फिर हम फ्रिज, वो एसी चलाते हैं, और सर्दियों में हम हीटर चलाते हैं। तो इनका जो बैलेंसिंग है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, ये उतु नियम पे मैं बोल रहा हूँ, पहले वाले पे। तो हॉट है, आग का है। ये आग क्या करती है? जो हीट जो है, ये खाना हजम करती है। फल जो है, हमारे पेड़ों पर आम लगते हैं, फल उनको पकाती है। वो पकते हैं, राइप होते हैं। धीरे धीरे अब आम लगेंगे। अब आम के मतलब ये बौर आ गया है। फिर धीरे धीरे जून तक आम बनकर, फिर जून की गर्मी हीट से ही तो पकेंगे ये। और जिस दिन बारिश होने लगती है, ज्यादा बारिश हो जाए, पूरी गर्मी ना पड़े, तो आम नहीं पकते। उस तरह के ढंग से नहीं पकेंगे प्रॉपरली। तो ये जो हीट है, खाना हजम करती है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है, हमारे जो बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन करती है, ब्रेन का टेम्परेचर मेंटेन करती है। सारे बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है। पैरों का अलग है, सिर का अलग है, ब्रेन है जहाँ हार्ट के पास रहता है वहां ज्यादा रहता है। तो इस तरह का ये सिस्टम है पृथ्वी धातु के अंदर। ये जो तेजो धातु, आग का। इसके बाद वायु धातु। वायु धातु में भी क्या है? ये मोबिलिटी इसका स्वभाव है, गति, स्पीड, वेलोसिटी। हवा में क्या होती है? वेलोसिटी होती है, रफ्तार होती है, चलती है हवा। हम सांस ले रहे हैं, इनहेलिंग एक्सेलिंग, इसमें भी वेलोसिटी है। हालांकि उसकी उतनी तेज रफ्तार नहीं है, लंग्स के अनुसार है। डीप ब्रीद करेंगे, लंबा सांस लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन खींचेंगे, ऑक्साइड बाहर निकालेंगे। छोटे शॉर्ट ब्रीदिंग करेंगे, उसका अलग है। तो वायु का स्वभाव है मोबिलिटी, अडेप्टेबल एंड प्लान्ट। फंक्शन ऑफ द फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट करती है ये, ओसिलेशन करती है। सॉलिड्स, कभी कभी आंख कहते हैं, आंख फड़फड़ा रही है, कोई इसको कहते हैं ये तो इलोमन है, अपशकुन है। लेकिन ये क्या होता है? आंख फड़फड़ाना या किसी शरीर का फड़फड़ाना, उसके स्किन के अंदर किसी जो हमारे वेंटिकल्स हैं, अगर उसमें कहीं अननेसेसरी वायु चली जाती है किसी भी कारण से, तो फिर वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो वो फड़फड़ाती है। और जब धीरे धीरे उसको भूल जाओ, उसको रास्ता मिल जाएगा, अपने आप रिलीज हो जाएगी। तो ये इसमें वैसिलेशन होता, ओसिलेशन होता है इन लिक्विड। कंप्रेस्ड और टेंस एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर इन मोशन होता है। तूफान आते हैं, तेज भी होते हैं। कभी मंद मंद हवा चलती है, अच्छी लगती है। कभी बहुत तेज चलती है, बुरी लगती है।
तो मोशन वायु का ये है, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। कोई भी भट्टी है, उसमें भट्टी में हवा से उसे कोयलों को गर्म करते हैं। लोहार लोगों को देखिए, लोहार तो फर्नेस में अपनी उसे चलाते रहते हैं, हवा से उसको करते रहते हैं। उसमें एलिमेंट ऑफ फोर्स है। तो इस तरह का ये हमारे जो चार महाभूत के अंदर, पृथ्वी धातु के अंदर, ये मैंने बताया, ये क्या है। पृथ्वी धातु, अपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इसके अंदर है इतने तो। अरे पृथ्वी धातु पर ही हमारे एलिमेंट ऑफ अर्थ पर ही डिपेंड करते हैं सारे। तो ये चीज है। और इसका सबका कैलोरिक ऑर्डर है। जो कैलोरिक ऑर्डर है इसका, वो बना रहता है अपने आप। वो नियत है, रिक्वायर्ड जितना है उतना ही है। तो इस तरह का जो है, ये जो पांच नियम है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह का ये सिस्टम है। इसी सारे ब्रह्मांड के सिस्टम को, ये जो पांच नियम है, आगे और भी इंटरेस्टिंग है। अभी तो बेसिक है, ये कितना इंटरेस्टिंग है ये भी। हम हमारा जो शरीर है, हम उसको ही नहीं जानते। जितना पोस्टमार्टम बुद्ध ने कर दिया, भगवान बुद्ध ने हर चीज का किया उन्होंने। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा इसमें। फिर अगले संडे को हम इसको बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, इसको ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक नया विषय भी है आप लोगों के लिए। मैं तो इसे कई बार पढ़ चुका था पहले, लेकिन मैं सोच रहा था जब ऑडियंस थोड़ी मेच्योर हो जाए, उसी के हिसाब से मैं टॉपिक चुनता हूँ। तब यह है, जैसे मैंने वो मधुपिंडक सूत्र दोबारा रिपीट किया, वो भी बड़ा वो है, मतलब प्रपंच हमारा। तो अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, समझ में भी आया। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ध्यान से सुना, समझ में आया होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं जो कहा, मैं कोशिश करी कि सरल शब्दों में कहूँ। और उम्मीद करता हूँ कि सबकी समझ में आया होगा। इसमें मैं फिर पूरी सभी बुद्धों से याचना करता हूँ कि आप सबका मंगल हो, कल्याण, सब सुखी रहें।